Hello and welcome back. So let's discuss the part 2 of your June 22 paper previous year, and the subject name is Tourism Anthropology Bands 183. So इसमें हमें 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आज, 5, 6, 7 एंड 8. फिफ्थ क्वेश्चन देख लो आपका, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले एक्सप्लेन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज़्म और डिस्कस मेजर फोकस एरियाज़. जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है टूरिज़्म की, एक तो वो बताना है आपको, और उसके जो मेजर फोकस एरियाज़ हैं उस पर हम हाईलाइट डालने वाले हैं. ठीक है. सो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज़्म क्या होता है? पॉलिटिकल इकोनॉमी टूरिज़्म की आपकी एग्ज़ामिन करती है कि कैसे पावर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ आपकी टूरिज़्म की डेवलपमेंट को शेप करते हैं, बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं. ये बेसिकली फोकस करते हैं ये समझने में कि कौन आपके टूरिज़्म रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, कौन इससे बेनिफिट होता है, किसको इससे नुकसान होता है, और कैसे ग्लोबल और लोकल सिस्टम इंटरैक्ट करते हैं टूरिज़्म के सेक्टर में. अब इसमें मेजर फोकस एरियाज़ क्या क्या आ जाते हैं? पहला है आपका पावर रिलेशन इन टूरिज़्म. पावर रिलेशन इन टूरिज़्म में हमारा आता है कि कैसे पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस करती है टूरिज़्म की पॉलिसीज़ को और डेवलपमेंट को. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है रेगुलेशंस में, और लोकल एलिट्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है कोई भी चीज़ को रेगुलेट करने में, और टूरिज़्म को शेप करने में इनका क्या रोल रहता है. एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कि जो लार्ज रिजॉर्ट्स होते हैं जो फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा ओन्ड होते हैं, वो क्या होता है? मार्जिनाइज्ड लोकल कम्युनिटीज़. ठीक है. देन फिर आता है आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स. ये आपका एनालिसिस करता है कौन इकोनॉमिकली गेन करता है टूरिज़्म से. क्या वो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, नेशनल बिजनेस हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस हैं. जो आपका लीकेज है टूरिज़्म रेवेन्यू का डेवलपिंग कंट्रीज़ से लेकर डेवलप्ड कंट्रीज़ तक ड्यू टू फॉरेन ओनरशिप, ये डिस्कस करता है. एग्ज़ाम्पल देखो, जो बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड्स हैं उसमें जो प्रॉफिट्स होता है ना बहुत सारा, वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर के पास जाता है रादर देन लोकल पीपल. ठीक है. फिर नीचे आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड टूरिज़्म. तो इसमें हम पढ़ेंगे, या फिर इसमें हमें समझना है कि कैसे जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस है वो लोकल टूरिज़्म डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. सेकंड, जो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रैवल कंपनीज़ और इंटरनेशनल मार्केटिंग का लोकल टूरिज़्म पे. तीसरा हम लेंगे एग्ज़ाम्पल, जो आपके पैकेजिंग टूर्स होते हैं ना, जो पैकेज टूर्स होते हैं बेसिकली, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो कंट्रोल होता है आपका ग्लोबल ट्रैवलर कंपनी से, जो कि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को लिमिट कर देता है बेसिकली. ठीक है. फिर आगे चलते हैं लेबर रिलेशन एंड मार्केटिंग कंडीशंस. इसमें आप देखते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है टूरिज़्म का वो कैसा है. सीजनल भी हो सकता है, लो पेड भी हो सकता है, और जेंडर्ड भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ टाइम तक ही वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, क्योंकि टूरिज़्म कुछ टाइम तक ही होता है वहाँ पर. हो सकता है जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हो उनको सैलरी कम दे रहे हो वो, ठीक है, उनको सैलरी कम मिलती हो. और तीसरा है जेंडर्ड. हो सकता है कई एरियाज़ में वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए और कुछ एरियाज़ में मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए. ठीक है. देन सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, वर्कर्स राइट एक्सप्लॉयटेशन एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज़्म सेक्टर. जो वर्कर्स के राइट हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है टूरिज़्म सेक्टर में, वो ये सब देखता है. एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में विमेन है जो हाउसकीपर के तौर पे काम करती हैं लो वेजेस पे, और उनकी जॉब सिक्योरिटी भी कैसी होती है? पुअर होती है. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी. पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल डिसीजंस रिगार्डिंग सस्टेनेबल टूरिज़्म एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. दूसरा पॉइंट आएगा इसमें, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ टूरिज़्म और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट.
एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे कोस्टल टूरिज़्म जो लीड करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स ड्यू टू टैक्स पॉलिटिकल रेगुलेशन, ठीक है। नीचे आओ फिर, कल्चरल कमोडिफिकेशन एंड आइडेंटिटी। कैसे आपका जो टूरिज़्म मार्केट है वो लोकल कल्चर को इकोनॉमिक गेन के लिए इन्फ्लुएंस करता है। देन इश्यूज़ जो आते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ, कल्चरल इरोजन जो होती है और कमोडिफिकेशन जो होती है, जो कि टूरिज़्म पॉलिसीज़ और मार्केट डिमांड्स के द्वारा क्या होती है, ड्रिवन बाय होती है। फिर आगे चलो, रोल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो स्टेट का और पॉलिसी फ्रेमवर्क का क्या रोल रहता है आपका। जो गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ हैं आपके टूरिज़्म डेवलपमेंट में, जैसे कि मास टूरिज़्म वर्सेस इको टूरिज़्म, ठीक है। सेकंड आता है आपका टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंसेंटिव्स गिवन टू प्राइवेट प्लेयर्स। एग्जाम्पल देख लो, पॉलिसीज़ प्रमोटिंग पिलग्रिमेज टूरिज़्म फॉर रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। जो पॉलिसीज़ आपकी पिलग्रिमेज टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं रीजनल डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ टूरिज़्म एज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। जो टूरिज़्म होता है ना, वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन टूर की तरह उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। देन क्रिटिक्स ऑफ टूरिज़्म लेड डेवलपमेंट दैट इग्नोर लोकल नीड्स एंड इन्वायरमेंटल कोस्ट। कंक्लूजन निकालेंगे हम इसमें कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज़्म है ये क्रिटिकली एनालाइज करती है इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट इन टूरिज़्म डेवलपमेंट। ये हेल्प करती है समझने में जो अंडरलाइंग पावर स्ट्रक्चर्स हैं, इनइक्वालिटी इन बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिसी इम्पैक्ट्स को, thereby offering insights for more equitable and sustainable tourism planning. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, एक्सप्लेन हाउ द रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट इज़ बीइंग डन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। कैसे आपकी हेरिटेज साइट की रिवाइवल और प्रिजर्वेशन होती है वो आपको बताना है विद सूटेबल एग्जाम्पल्स इंडिया से लेके। सो देखो, रिवाइवल और प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। रिवाइवल और प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि आप जो है साइट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, आर्किटेक्चर को रिस्टोर, कंजर्व और प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि उनका जो हिस्टोरिकल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है फ्यूचर जनरेशन के लिए वो मेंटेन रह सके। गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें, जो आपका ASI है, ठीक है, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ये एक प्राइमरी एजेंसी है आपके प्रिजर्वेशन के लिए। ये इम्प्लीमेंट करती है क्या, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट फॉर प्रोटेक्शन को, ठीक है। क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करती है ये, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इन जो आर्किटेक्चर के लिए, आर्किटेक्चर की प्रोटेक्शन के लिए। देन यू हैव साइंटिफिक रिसर्च। इसमें आप साइंटिफिक टेक्निक्स को बेसिकली यूज़ करते हो अपने मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करने के लिए विदाउट डैमेजिंग ओरिजिनल स्ट्रक्चर, बिना ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए, ठीक है। देन एग्जांपल देख लो, जैसे कि आपका ताजमहल है आगरा में, इसमें आप मार्बल की क्लीनिंग करते हो मड पैक थेरेपी के द्वारा टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स वाइल रिस्ट्रेनिंग शाइन। इससे आपको उसकी कोई आर्किटेक्चर पे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आप उस पत्थर को क्लीन करते हो, ठीक है। कम्युनिटी की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, जो लोकल कम्युनिटी होती है ना वो आपकी पार्टिसिपेट करती है मैनेज करने में और मेंटेन करने में हेरिटेज साइट्स को। एग्जांपल देखो, जैसे हम्पी है कर्नाटका में, इसमें लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है क्लीनिंग में। वो एज अ गाइडिंग टूरिस्ट काम करते हैं और क्लीनलीनेस को इंश्योर करते हैं उस साइट की। हम्पी कर्नाटका में एक एग्जांपल लेके बता देना, ठीक है। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च। इसमें आपका डिटेल्ड सर्वे होता है, मैपिंग होती है और डॉक्यूमेंटेशन होती है मॉन्यूमेंट्स की, ताकि आपकी रिकॉर्ड्स और प्लानिंग को मेंटेन करने के लिए।
एग्जाम्पल देखो, जैसे भीमबेटका रॉक शेल्टर है आपके मध्य प्रदेश में, इनकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होती है रॉक पेंटिंग्स की, ताकि जो प्लानिंग है फॉर कंजर्वेशन प्लानिंग कंजर्वेशन के लिए। देन यू हैव लीगल प्रोटेक्शन, तो आप डिक्लेयर करते हो अपनी साइट्स को एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स टू प्रिवेंट एंक्रोचमेंट्स एंड डैमेज। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, उस वो आता है आपका एएसआई जो है इसको मेंटेन करती है, तो ये आपका एएसआई प्रोटेक्शन के अंडर आता है और ये प्रोहिबिट करता है कि आप नियर बाय कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाती है लीगल प्रोटेक्शन में। फिर आते हैं आपके फाइनेंशियल एलोकेशंस, तो यहाँ पर आपकी फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और सीएसआर इनिशिएटिव्स के द्वारा। एग्जांपल देखो, जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली में, ये आपका प्रिजर्व होता है और सपोर्ट होता है एएसआई के फंड्स के द्वारा, एंड कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप अंडर अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, ठीक है, और स्पॉन्सरशिप अंडर अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के अंदर ये प्रिजर्व होता है। देन यू हैव प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म, तो इसमें क्या रहता है आपका, इसमें आप मैनेज करते हो टूरिस्ट के इनफ्लो को, ताकि जो ओवर यूज़ है और डैमेज है फ्रेजाइल हेरिटेज को, स्ट्रक्चर को, वो अवॉइड कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अजंता एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में, ये लिमिटेड करते हैं कि भाई जो विज़िटर की एंट्री है उसको लिमिट कर देते हैं, ताकि जो केव पेंटिंग्स हैं उसको कोई भी नुकसान ना पहुंच सके ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। देन रिवाइवल ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, सो रिवाइविंग एसोसिएटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज लिंक टू साइट्स। एग्जाम्पल है आपका कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, प्रमोशन, इसमें क्या होता है, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में ओडिसी डांस फेस्टिवल्स की प्रमोशन होती है, ताकि जो आपका कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, टेम्पल टाउन का, उसे रिवाइव किया जा सके। अब आती हैं आपके इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, बहुत सारे एफर्ट्स मतलब करे गए हैं, ताकि हम ना जो आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है उसको अचीव कर सके, ताकि ग्लोबल रिकॉग्निशन और हम इंश्योर कर सके और प्रिजर्वेशन के लिए फंडिंग हमें मिल सके। एग्जाम्पल देखो, जैसे रानी की वाव है गुजरात में, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रिजर्व्ड है एंड इट हैज़ लेड टू यूनेस्को इंस्क्रिप्शन इन 2014। टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ आता है देखो, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ 3D स्कैनिंग, डिजिटल अचीविंग एंड GIS मैपिंग फॉर एक्यूरेट प्रिजर्वेशन वर्क। एग्जाम्पल देखो, मैसूर पैलेस है कर्नाटका में, यहाँ पर 3D डॉक्यूमेंटेशन होती है ताकि स्ट्रक्चर की एनालिसिस हो सके और रिस्टोरेशन प्लानिंग हो सके। कंक्लूजन में देखो, रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन होती है आपकी हेरिटेज साइट की इंडिया की, जो कि मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करती है, लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, प्रमोट टूरिज्म एंड मेंटेन नेशनल आइडेंटिटी। फिर आपको इको टूरिज़्म को डिफ़ाइन करना है और 2 केसेस आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लेने हैं एग्जांपल्स में इको टूरिज़्म के लिए। सो इको टूरिज़्म की डेफिनेशन देखेंगे, ये एक ऐसा टूरिज़्म है जिसमें नेचुरल एरियाज़ को आप विज़िट करते हो एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि पहला कंजर्विंग द इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, दूसरा जो लोकल पीपल है वहाँ की उनकी वेलबींग को सस्टेन करना है, और तीसरा आपको जो है एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है टूरिस्ट को, ठीक है। सो बेसिकली ये एम्फसाइज़ करता है एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल पे, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कम करने में, और तीसरा लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करने में। अब की फीचर्स हैं आपके इको टूरिज़्म के, पहला बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, दूसरा आपका बेनिफिट शेयरिंग विद लोकल कम्युनिटीज़ के साथ बेनिफिट को शेयर करना, तीसरा है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, फोर्थ इज़ कल्चरली सेंसिटिव टूरिज़्म रिस्पेक्टिंग इंडिजिनस प्रैक्टिसेस।
केस 1 हम लेंगे, जैसे हमें नॉर्थ ईस्ट का लेना था तो असम का केस लेंगे जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये आपका असम में लोकेटेड है और ये 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। साइट के बारे में लिखेंगे। फिर आप आ जाना नीचे, इको टूरिज़्म इनिशिएटिव के बारे में लिखोगे। ये जो है ना, इसमें जीप और एलिफेंट्स सफारीज़ होती हैं, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं ताकि इन्वायरमेंटल के डैमेज को हम रिड्यूस कर सकें। यहाँ पर विज़िटर की एजुकेशन पे एम्फेसिस होता है अबाउट राइनो कंजर्वेशन, कि भाई जो राइनो कंजर्वेशन है उनके लिए और इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए। देन यू हैव लोकल कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट एज नेचर गाइड्स। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो एम्प्लॉयड होती हैं गाइड्स के लिए, गाइड्स की फॉर्म में, मैन हाउस के फॉर्म में, और इकोलॉजिस्ट एनहेंसिंग देयर इनकम। फिर आता है आपका कम्युनिटी बेनिफिट। ये आपके प्रमोट करता है ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स को, डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। फिर आता है ये आपका एंकरेज करता है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को और कल्चरल प्रोग्राम्स को टूरिस्ट के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ और ट्रेडिशनल स्किल्स की प्रिजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन इम्पैक्ट क्या है आपका इसका, कि जो टूरिज़्म रिवेन्यू है वो एंटी पोचिंग मेजर्स को सपोर्ट करता है और पार्क मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है, ये अवेयरनेस इंक्रीज़ करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में अमंग द विजिटर्स ग्लोबली। केस 2 आप ले लोगे मॉलिनोंग विलेज मेघालय का, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना इसकी, मॉलिनोंग विलेज मेघालय। तो ये आपका क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का, जो कि ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में पड़ता है। आपने पढ़ा होगा ना गारो खासी जयंतियाँ, तो उसमें से ये जो खासी हिल्स है ना, ईस्ट खासी हिल्स में पड़ता है ये मेघालय डिस्ट्रिक्ट में। ये एक फेमस कम्युनिटी ड्रिवन क्लीनलीनेस, लिविंग रूट ब्रिजेस और नेचुरल ब्यूटी को के लिए फेमस है। बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर क्लीनलीनेस का ध्यान रखती हैं, रूफ ब्रिजेस है और नेचुरल ब्यूटी के लिए ये फेमस है। इको टूरिज़्म इनिशिएटिव में देखो, जैसे कि यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म है, जहाँ पर लोकल विलेजर्स जो हैं वो होम स्टेज़ वगैरह को मैनेज करते हैं, बैम्बू वॉच टावर्स हैं आपके पास, ठीक है, और गाइडेड टूर्स होते हैं। देन यू हैव प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रमोशन होती है, जैविक खेती। देन यू हैव वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट मटेरियल से यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं और सेग्रीगेट करके उसको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। और प्लास्टिक बैंड है यहाँ पर, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को आप मेंटेन कर सको। कम्युनिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं विलेजर्स को, कैसे, होम स्टे इनकम से। देन लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू क्राफ्ट्स और हनी वगैरह, उसको बेच के ये सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, वहाँ से इनकी इनकम जनरेट होती है। और तीसरा, एम्प्लॉयमेंट एज लोकल गाइड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है क्योंकि लोकल गाइड्स की तरह काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह, तो इनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिससे इनकम जनरेट होके ये अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हु रन होम स्टेज एंड मैनेज गेस्ट सर्विसेज। तो विमेन एम्पावरमेंट होती है जो होम स्टेज वगैरह को रन करती हैं और गेस्ट सर्विसेज को मैनेज करती हैं। कंजर्वेशन इम्पैक्ट क्या है इसका, ये मेंटेन करता है प्रिस्टीन क्लीनलीनेस को और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को थ्रू कम्युनिटी एफर्ट्स। कम्युनिटी एफर्ट्स के द्वारा टूरिस्ट जो हैं वो लर्न करते हैं खासी लाइफस्टाइल के बारे में, ट्रेडिशनल खासी लाइफस्टाइल के बारे में, लोकल इन्वायरमेंटल एथिक्स और कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। देन यू हैव इम्पोर्टेंस ऑफ इको टूरिज़्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इको टूरिज़्म की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। पहला तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन्स में। दूसरा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। तीसरा है आपका कल्चरल प्रिजर्वेशन को प्रमोट करता है
कैसे जो अपने इंडिजिनस ट्रेडिशंस हैं उनको दिखा के और लाइफस्टाइल्स को दिखा के। चौथा है ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एनकरेज करता है और एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल बिहेवियर विजिटर्स के अमंग इसको प्रमोट करता है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ये एक पहला कि हमें एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसमें हम इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। देन सेकंड पॉइंट इज़ टूरिस्ट इनफ्लो को बैलेंस करना कंजर्वेशन गोल्स के साथ। देन थर्ड पॉइंट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट को इंश्योर करना लोकल कम्युनिटीज़ के साथ विद इन। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है आपका, इको टूरिज़्म जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो देखा गया है काजीरंगा और मॉलोंग में शोकेसेस, ये शोकेस करता है कैसे जो आपका टूरिज़्म है वो इंटीग्रेट करता है कंजर्वेशन को कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ। देन ये मॉडल आपका हाईलाइट करता है सस्टेनेबल टूरिज़्म का के लिए पोटेंशियल दैट रिस्पेक्ट्स नेचर एंड एम्पावर्स पीपल अलाइनिंग विद प्रिंसिपल्स ऑफ इको टूरिज़्म। फिर आपको टूरिज़्म को डिफ़ाइन करना है, ठीक है, विद सूटेबल एग्जाम्पल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी। तो जस्ट अ मिनट, सो टूरिज़्म को आपको डिफ़ाइन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी प्रेजेंट नीड्स को तो मीट कर ही रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि आप जो भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो वो इतना जुडिशियली यूज़ कर रहे हो कि आप अपनी नीड्स को तो पूरा कर ही रहे हो और जो अपनी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उनकी भी नीड्स को मीट करा जा सके, उन कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई पानी को इस तरीके से यूज़ करना कि वो हमें तो मिले ही लेकिन हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी पानी की किल्लत ना हो। ठीक है, उस जुडिशियस यूज़ को ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें टूरिज़्म में अगर हम बोलें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे हम बोलेंगे कि इट इम्प्लाइज डेवलपिंग अ टूरिज़्म, कि भाई टूरिज़्म को इस तरीके से डेवलप करना कि वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके या फिर इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई लॉस ना हो, लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट हो और इकोनॉमिक बेनिफिट इंश्योर हो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, तब होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज़्म में। इम्पॉर्टेंस देख लो सस्टेनेबल टूरिज़्म की। जो टूरिस्ट है ना वो इनकम जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, देन कभी कभार जो अनप्लान्ड टूरिज़्म है ना वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज करता है, कल्चरल इरोजन और सोशल प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। सस्टेनेबल टूरिज़्म आपका इंश्योर करता है कि नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज ये कंजर्व रहें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए। एग्जाम्पल या फिर की प्रिंसिपल देखो सस्टेनेबल टूरिज़्म के, सबसे पहला है आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है आपका सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी और तीसरा है आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि लोकल ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट हो रही है, कल्चर्स की और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो और हो रही है। देन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में ये आपका स्टेबल और फेयर इनकम प्रोवाइड करता है लोकल लोगों को। एग्जाम्पल देखो टूरिज़्म के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जैसे कि सिक्किम में जो आपका इको टूरिज़्म होता है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सिक्किम जो है ना वो इको टूरिज़्म को प्रमोट करता है, कैसे, ये बाय फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कल्चरल हेरिटेज पे फोकस करके। टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट करते हैं ट्रैकिंग के लिए, मोनेस्ट्रीज़ को विज़िट करने के लिए और ऑर्गेनिक विलेजेस में। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म इनिशिएटिव, यहाँ पर विलेजर्स जो हैं ये होम स्टे प्रोवाइड कराते हैं, लोकल फूड प्रोवाइड कराते हैं और कल्चरल परफॉर्मेंसेस को दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखो क्यूजिंग विलेज है जहाँ पर टूरिस्ट जो है ना
वो भूतिया फैमिलीज़ के साथ स्टे करती हैं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करती हैं ट्रेडिशनल लाइफ का। इम्पैक्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? पहला, इनकम जनरेट करता है विलेजर्स के लिए। दूसरा, एंकरेज करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को और फॉरेस्ट की कंजर्वेशन को। तीसरा, ये कल्चरल आइडेंटिटी को और प्राइड को स्ट्रेंथन करता है। फिर आ जाओ आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इन कुमाऊं केरला, ठीक है, सॉरी कुमारकोरम केरला, ठीक है। सो कुमारकोरम केरला में इन्होंने रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इनिशिएटिव एक्ट को या फिर उसको अडॉप्ट किया है, जिसमें लोकल इकोनॉमी को टूरिज़्म के साथ लिंक किया है इन्होंने, ठीक है। आरटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। होटल्स एंड रिजोर्ट रिसोर्सेज, वेजिटेबल्स, फिश, हैंडीक्राफ्ट्स, ये डायरेक्टली लोकल प्रोड्यूसर से लेते हैं। देन जो होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं ये अपनी वेजिटेबल, फ़िश और हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टली लोकल प्रोड्यूसर से लेते हैं। विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये सप्लाई करती हैं हैंडीक्राफ्ट्स और बाकी सारे फूड आइटम्स। इम्पैक्ट क्या है? इससे इकोनॉमिक लीकेज की रिडक्शन होती है। कैसे? बाय इंश्योरिंग टूरिस्ट एक्सपेंडिचर बेनिफिट लोकल्स। दूसरा, ये आपके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करती है वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक बैन के थ्रू। देन थर्ड पॉइंट इज़ ये विमेन को एम्पावर करती है और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर करती है बाय इन्वॉल्विंग देम इन टूरिज़्म सप्लाई चेन्स। स्ट्रेटजी क्या है आपके टूरिज़्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? पहली आती है आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। कैपेसिटी बिल्डिंग्स होती है लोकल की थ्रू ट्रेनिंग एंड हॉस्पिटैलिटी एंड गाइडिंग। तीसरा पॉइंट है स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एंड कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट्स टू अवॉइड ओवर टूरिज़्म। चौथा पॉइंट है ये आपके ऑफ सीज़न टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं ताकि जो प्रेशर है पीक सीज़न रिसोर्सेज पे उसको रिड्यूस किया जा सके। लो इम्पैक्ट टूरिज़्म को एंकरेज करते हैं, जैसे कि इको टूरिज़्म हो गया, कल्चरल टूरिज़्म हो गया, रूरल टूरिज़्म हो गया आपका। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसमें? अवेयरनेस की लैक होता है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स में अबाउट द सस्टेनेबिलिटी कि सस्टेनेबिलिटी कैसी होती है, क्या होती है। प्रायोरिटी दी जाती है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेंस को रादर देन लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन को। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग पुअर होती है जो कि आपकी पॉल्यूशन और वेस्ट प्रॉब्लम को लीड करती है। देन कल्चरल कमोडिफिकेशन हो जाती है जब ट्रेडिशंस को परफॉर्म किया जाता है टूरिस्ट के मज़े के लिए, गेज़ के लिए बेसिकली। कंक्लूजन क्या निकलता है आपका? टूरिज़्म जब प्लान्ड और सस्टेनेबली मैनेज होता है तभी वो पावरफुल टूल बन सकता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल्स देखो सिक्किम और केरला से जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कैसे लोकल कम्युनिटीज़ बेनिफिट कर सकती हैं डायरेक्टली एंड नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी प्रोटेक्टेड। अब सस्टेनेबल टूरिज़्म जो होता है दस अलाइंस विद लार्जर गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ensuring tourism remains beneficial for both present and future generations। शॉर्ट नोट्स लिखने थे आपको इसमें दो चीज़ों पे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, की सिंबल्स और फूड एंड कल्चरल हेरिटेज पे। पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। साइट्स जो कि यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेट होती हैं, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हिस्ट्री और नेचर, जो बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा डेजिग्नेट की जाती हैं वैसी साइट्स जो कि आपकी यूनिवर्सल वैल्यू होल्ड करती हैं ह्यूमैनिटी के लिए, आप अपनी कल्चर की टर्म्स में, हिस्ट्री की टर्म्स में और नेचर की टर्म्स में, उनको कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एग्जाम्पल्स हैं आपके तीन, कल्चरल हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट और मिक्स साइट। कल्चरल हेरिटेज साइट्स में आपके आ जाते हैं जैसे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट, इसमें जैसे कि ताजमहल आ गया इंडिया का। नेचुरल हेरिटेज साइट में आ जाते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लैंडस्केप, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया इंडिया में। मिक्स साइट में आ जाएंगे आपके दोनों कल्चरल और नेचुरल दोनों सिग्निफिकेंस हो जिसकी, वो आ जाती है आपके मिक्स साइट्स में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके?
पहला तो ये प्रोज़र्व करती है और प्रोटेक्ट करती है हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। दूसरा, ये इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को प्रमोट करती है कंजर्वेशन में। तीसरा, ये टूरिज़्म को एनहांस करती है और ग्लोबल रिकॉग्निशन को करती है ये एनहांस, जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट को लीड करती है। देन एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया, पहला है कल्चरल, दूसरा है नेचुरल। कल्चरल में आपका कुतुब मीनार, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, खाजूराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आ जाता है। नेचुरल में आपका सुंदरबंस नेशनल पार्क, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आ जाता है। सिग्निफिकेंस देखो, ये आपकी ग्लोबल अटेंशन को लेके आती है और फंडिंग लेके आती है प्रिजर्वेशन के लिए। ये आपकी लोकल और नेशनल प्राइड को बूस्ट करती है। और तीसरा, ये एंकरेज करती है सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट को। फिर की सिंबल्स देखो, आपके ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर्स और साउंड्स और इमेजेस दैट कैरी स्पेसिफिक मीनिंग। अब देखो, हमने ये सेकंड है आपका की सिंबल्स के बारे में करना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का शॉर्ट नोट लिख दिया, 5-5 नंबर के हैं, इतना बहुत रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं आपके की सिंबल, जो ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर्स, साउंड्स और इमेजेस जो स्पेसिफिक मीनिंग कैरी करती हैं, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है लोगों के द्वारा, शेयरिंग अ कल्चर, ठीक है। रोल इन कल्चर देखो, ये आपका रिप्रेजेंट करता है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को, बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को। ये आपका कल्चरल मीनिंग को ट्रांसमिट करता है जनरेशंस के अक्रॉस। एग्जाम्पल्स इन टूरिज़्म एंड एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि ताजमहल को एक सिंबल ऑफ लव देखा जाता है और मुग़ल आर्किटेक्चर है ये एक। लोटस फ्लावर, इसको प्योरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए दर्शाया जाता है हिंदुइज़्म में और बुद्धिज़्म में। तीसरा है आपका नेशनल फ्लैग्स, ये आपका रिप्रेजेंट करता है नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी को। चौथा है आपका मास्क इन ट्राइबल डांसेस, ये सिंबलाइज करता है स्पिरिट्स को, एंसेस्टर्स को और सोशल रोल्स को। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, ये जो सिंबल्स है ना, ये रिचुअल, फेस्टिवल और हेरिटेज रिप्रेजेंटेशन में सेंट्रल रहते हैं। टूरिज़्म में ये यूज़ होते हैं ब्रांडिंग के लिए, सोवेनिर्स के लिए और कल्चरल प्रमोशन के लिए। फिर आता है आपका फूड इन कल्चरल हेरिटेज, ये थर्ड है आपका, ठीक है। सो ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस हो गई आपके, कुजीन्स और रेसिपीज़, ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपके कल्चरल आइडेंटिटी में ऑफ अ कम्युनिटी या फिर किसी भी रीजन के लिए। सिग्निफिकेंस देख लो इसका, ये हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीव्स एंड सोशल कस्टम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक मीडियम की तरह एक्ट करते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन में थ्रू आउट जनरेशंस। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे हैदराबाद की बिरयानी हो गई, गुजरात का ढोकला है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थुक्पा खाया जाता है, ठीक है। तो जो बिरयानी है हैदराबाद की, इसका मुग़ल इन्फ्लुएंस है, रॉयल किचन्स और लोकल अडेप्टेशन है, ठीक है। बहुत फेमस है हैदराबाद की बिरयानी। फिर गुजरात का ढोकला आप देख लोगे, ये आपकी रिप्रेजेंट करता है वेजिटेरियन कलिनरी ट्रेडिशंस को और रीजनल आइडेंटिटी को। थुक्पा जो खाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो इसका ये एक तिब्बतन इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और हाई एल्टीट्यूड एडाप्टेशन में, ठीक है। देन फूड इंडस्ट्री, फूड टूरिज़्म है आपका। बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं कि भाई एक लोकल ऑथेंटिक कुजीन को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि फिर लीड करता है फूड की प्रमोशन को एज एन इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब कई सारे फूड ब्लॉगर्स आपने देखे होंगे जो सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं, तो इससे प्रमोशन होता है आपके फूड वगैरह का, ठीक है, और लोकल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। एग्जाम्पल देखो, यूनेस्को ने जो आपका मैक्सिकन कुजीन है, ट्रेडिशनल मैक्सिकन कुजीन, उसको क्या लिस्ट कर रखा है, एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में उसको लिस्ट किया हुआ है। चैलेंजेस में देखो, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन जो लीड करता है फास्ट फूड रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फूड, ठीक है। देन लॉस, चैलेंजेस क्या आते हैं, देखो कि ग्लोबलाइजेशन ने ना क्या लीड किया है कि जो फास्ट फूड है उसने ट्रेडिशनल फूड को रिप्लेस कर दिया है। दूसरा चैलेंज क्या आता है, जो इंडिजिनस नॉलेज है, ठीक है,
और रेसिपीज़ वगैरह के बारे में वो खोती जा रही हैं अगर वो डॉक्यूमेंट ना करी जाए और कहीं प्रैक्टिस ना करी जाए। प्रिजर्वेशन में आएगा culinary festivals, फूड म्यूजियम्स एंड कम्युनिटी बेस्ड फूड टूरिज्म प्रमोट एंड कंजर्व फूड हेरिटेज। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को और सारे प्रीवियस ईयर अपने पेपर से पहले ज़रूर करके जाना। हो सकता है कि मैं एक प्रीवियस ईयर और करा दूँ आपको, तो अगर ये आप 5-6 पेपर कर जाओगे ना तो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से। ठीक है, चलो टेक केयर।